नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में सेगमेंट में हम करने वाले हैं बात अबाउट प्रेगनेंसी एंड अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मदरहुड। माँ बनना एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही डिफरेंट और एक बड़ा ही खूबसूरत तजुर्बा होता है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि माँ बनना एक आसान प्रोसेस नहीं है। एक औरत को 9 महीने जिस सफ़र से, जिस जर्नी से वो गुज़रती है, ये एक बड़ी मुख्तलिफ होती है और किसी के लिए आसान होती है, किसी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। बहुत सारी मिथ्स हमारी सोसाइटी में प्रेगनेंसी या हमला ख़वातीन के साथ जुड़ी होती हैं। बहुत सारे टोटकास भी किए जा रहे होते हैं, डॉक्टर की बातों को भी रद्द किया जा रहा होता है। तो आज हम इस जर्नी के हवाले से बात करेंगे और स्पेशली जब ये जर्नी ख़त्म होती है, यानी कि जब बच्चा माँ की गोद में आता है और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनी होती हैं, उनके जहन में सवालात का एक अंबार होता है। अनअवेयर होने की वजह से वो ख़वातीन अपने आसपास की जो बड़ी ख़वातीन होती हैं, माएँ होती हैं, सासें होती हैं, उनकी बातें सुनने पर मजबूर होती हैं। लेकिन क्या ही बात हो कि अगर ख़वातीन को ख़ुद से पता हो कि बच्चे की टेक केयर किस तरह से करनी है, तो बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं उनसे भी बचा जा सकता है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन हैं गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सहर वड़ाइच साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। डॉक्टर से बस सबसे पहले तो हम अब बात कर लेते हैं उन ख़वातीन की जो कि समझती हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एक बीमारी है, या अब प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब तो बेड रेस्ट ही करना है, 9 महीने किसी काम को हाथ नहीं लगाना और आराम ही करना है। अच्छी बात है अगर आसपास के लोग केयर करते हैं और ब्लेस्ड होते हैं कि अगर उनको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है 9 मंथ्स। बिल्कुल ऐसी एक्चुअली डिपेंड्स ना, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। बल्कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हम एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट करें, वो रेस्ट करते नहीं हैं ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशंस, या आप पे जो सोशल प्रेशर होता है, या हेल्प नहीं है कोई। हेल्प नहीं है बिल्कुल। और कुछ ऐसे हैं जो वाकई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक मिथ ये क्रिएटेड है कि पेशेंट कहता है कि मुकम्मल इसको रेस्ट चाहिए, लेकिन नहीं, वो जिन कंडीशंस में रेस्ट रिक्वायर्ड होता है वो हम खुद प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब, कौन सी वो कंडीशंस है जिसमें रेस्ट करना चाहिए ख़वातीन को? जैसे कि प्लेसेंटा होती है जो बेबी को मदर से कनेक्ट करती है। अगर वो प्लेसेंटा लो लाइंग हो, लाइक बिल्कुल एज ऑफ द यूट्रस पे हो, जिसे लोग कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह, अगर उस पे वो आवल, पेशेंट की लैंग्वेज में उसको आवल कहते हैं प्लेसेंटा को, अगर वो आवल बच्चेदानी के मुंह पे हो तब पेशेंट को हम रेस्ट एडवाइस करते हैं। उसमें डिफरेंट ग्रेडेस होते हैं। प्रेगनेंसी डिपेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी में लो लाइंग आ जाती है प्लेसेंटा, लेकिन जब अगर 30 वीक्स या उससे प्लस हो चुका है और स्टिल हमारी लो लाइंग प्लेसेंटा है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अगर उस तरह की प्लेसेंटा चलती आ रही है तो उसमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट है, पेल्विक रेस्ट है, और पेशेंट ऑब्वियसली इस तरह नहीं है कि बिल्कुल बेड रिडन हो जाएगा, पेशेंट कैन मूव अराउंड, लेकिन उसमें भी थोड़ी एहतियात होती है। वो हम खुद पेशेंट को बता देते हैं कि आपने भारी चीज़ नहीं उठानी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, और वॉशरूम के लिए कमोड यूज़ करना है, एनीथिंग दैट क्रिएट्स प्रेशर ओवर योर यूट्रस वो अवॉइड होता है। ठीक है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, किस तरह का ख्याल करने की ज़रूरत है व्हेन यू गेट टू नो दैट यू आर हैविंग अ लाइफ, यू नो, विद योरसेल्फ, और आप कैरी कर रहे हो उसको, एक नन्ही जान को? फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पहले से प्लान भी कर रहे हो तो आपको तब से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी बच्चियों को नौजिया होता है, तबीयत ख़राब होना बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन है, तो ऐसे में मेडिसिन भी नहीं लेती हैं। फॉलिक एसिड रिकमेंडेड है स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स। ये बॉडी में क्या करता है, किस तरह का फ़ायदा पहुंचाता है और लेना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, फॉलिक एसिड का ये है कि जब भी इवन हमारे पास अगर कोई पेशेंट आती है, बहुत रेयर ऐसा होता है, लाइक 10% मैं कहूँगी कि ऐसे लोग हैं जो प्री प्रेगनेंसी ही आते हैं, लाइक अभी उनकी मैरिज होनी है और वो आएंगे हमारे पास के उसके लिए अगर कुछ आप बताना चाहें, शादी से पहले ख़वातीन बिल्कुल आती हैं। अच्छा। कि मेरी शादी होने वाली है कुछ माह में, तो आप मुझे कुछ रेकमेंड करेंगी, कोई एहतियात या किस तरह से, बिकॉज आई वांट टू कंसीव एज सून एज आई गेट मैरिड। ठीक है। तो उसके लिए हम फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड का रोल ही मेनली फर्स्ट मंथ में है। ठीक है। उसमें ये होता है कि बेबी की न्यूरल डेवलपमेंट होती है, और न्यूरल डेवलपमेंट हो जाती है फर्स्ट मंथ तक। तो और पता कब चलता है प्रेगनेंसी का, वो भी फर्स्ट मंथ के बाद पता चलता है। फर्स्ट एग्जैक्टली फर्स्ट 6 वीक्स जब आपको में या 7 वीक्स फर्स्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका पीरियड मिस होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे। बिल्कुल। तो लेकिन अगर पहले ही वो मेडिसिन नहीं ले रही तो न्यूरल डेवलपमेंट तो हो गई,
ठीक। इवन हम कहते हैं तब भी पेशेंट लेना शुरू कर दे, लेकिन पेशेंट की हमारे यहाँ कंप्लाइंस बहुत बुरी है, क्योंकि ये थोड़े एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कॉज करती है। ये फोलिक एसिड, आयरन, ये पेशेंट के स्टूल में थोड़ी चेंजेस होती हैं, पेशेंट के अपने एपिगेस्ट्रिक उसको नोज़िया इससे ज़्यादा होता है, कुछ पेशेंट्स इसको टॉलरेट आयरन को नहीं करते, ठीक। तो वो उस वजह से हमारे पेशेंट्स की कंप्लाइंस बहुत बुरी है। अच्छा, यही एक वजह आप समझती हैं कि आयरन कंजम्पशन नहीं टाइमली की जा रही होती, फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में पता चलता है कि जो ख़वातीन हैं एनीमिया का शिकार हो गई हैं, खून की कमी अगर हो तो फिर आप बेहतर बता सकती हैं कि फिर कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो विमेन हैं उनमें बहुत ज़्यादा है एनीमिया की। इवन नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी एनीमिया का बहुत है। आप ये देखें कि अगर आप दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे 6 मंथली या ईयरली वो अपने सारे टेस्ट कराते हैं, स्पेशली फीमेल्स, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर प्रेगनेंसी में तो रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है ना, आपके पास आप एक जान नहीं हो, आपके पास 2 जाने हैं। ऑब्वियसली आप बेबी कहाँ से फीड ले रहा है, वो भी मदर से ले रहा है। अगर मदर पहले ही डेफिशिएंट है आयरन में तो बेबी को किस तरह से पूरा करेगी। तो उसके लिए अगर आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट में चल रही है, फीमेल में चल रही है, तो उससे बेबी प्रीमेच्योर हो जाएगा, वक्त से पहले उसकी डिलीवरी हो सकती है। उसके अलावा बेबी का साइज़ छोटा हो सकता है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए हर चीज़ के लिए तो आयरन रिक्वायरमेंट है। बेबी की ग्रोथ छोटी हो जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जो हेल्थ का निज़ाम है किस तरह से आप उसको क्रिएट करती हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो ख़वातीन हैं, लोअर मिडिल क्लास तबके की मैं खासकर बात कर रही हूँ, जिनको बहुत महंगा लगता है हमारे यहाँ टेस्ट करवाना भी अब आसान नहीं रहा है, जिस तरह से इन्फ्लेशन है हमारे मुल्क में और बहुत महंगे टेस्ट हो चुके हैं। ख़वातीन को ना तो पता है कि उनका HP लेवल लो हो रहा है और कितना हो रहा है। अगर उसके बाद IV डॉक्टर्स यूजली रिकमेंड करती हैं उन ख़वातीन को जो कि एनीमिया का शिकार होती हैं, वो भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और ऐसे में फिर हम पेचीदगियाँ और महज कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं ये तमाम तरह के टेस्ट के जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो ख़वातीन हैं वो जा सकें थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी, अपना पूरा चेकअप देख सकें, उसको तमाम मामलात को मॉनिटर खुद से कर सकें। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। अगर मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। ठीक है। अवेयरनेस इस तरह से नहीं है कि हर जगह पे गवर्नमेंट ने बेसिक हेल्थ यूनिट्स, BHU, RHCs, DHQ, THQ, उसके बाद आते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, लाइक लाहौर के जितने हॉस्पिटल्स हैं, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हैं, वो बाद में आते हैं। सही। पहले बेसिक हेल्थ यूनिट है, उससे भी पहले LHVs हैं। सही। वो घर घर जाके पेशेंट को बताती हैं। अब इसमें डॉक्टर के एंड पे भी आता है और पेशेंट के एंड पे भी आता है। पेशेंट घर में ही ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारा बहुत लाइक एक्सपेंसिव हो जाएगा, टेस्ट काफ़ी महंगे हो जाएंगे। एक तो ये चीज़, सॉरी टू कट यू, है एक तो ये मामला है कि हमारे यहाँ एक्सपेंसेस, नो डाउट, डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट करवाना, रिपोर्ट्स देखना, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाना, ये एक भारी भरकम बिल है। नहीं। लेकिन उससे पहले जो घर की जो सासें या जो माएँ होती हैं, वही अरे हमने भी तो बच्चे पैदा किए थे, हम तो कभी डॉक्टरों के पास नहीं भाग के गए थे, हमने तो कभी नहीं इतने टेस्ट करवाए थे, हमने तो कभी इतनी स्क्रीनिंग नहीं करवाई थी। लेकिन वो भूल जाती हैं कि तब ख़वातीन किस मिजरी से गुजरती थी, माँ और बच्चे की डेथ भी ड्यूरिंग डिलीवरी हो जाती थी, मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितना ज़्यादा हाई हुआ करता था उन वक्तों में। तो शायद ये एक काउंसलिंग जो घर से भी चली आ रही होती है कि नहीं जाने की नहीं ज़रूरत है डॉक्टर्स के पास बार बार, ये भी एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं ये बताऊंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में फ्री है हर चीज़, सही, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप BHU में जाओ, वहाँ आपको फ्री, आयरन तो बहुत ज़्यादा फ्री मेडिसिन है। इवन फोलिक एसिड की 25 रुपए की एक डिबिया मिलती है, वो आप पूरा मंथ यूज़ कर सकते हो, जस्ट 25 रुपीज़। और CBC जिसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, वो 90 रुपीज़ का टेस्ट है, अगर आप इवन प्राइवेट लैब से कराओ, और गवर्नमेंट में फ्री है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके चार्जेस लगेंगे, चेकअप फ्री है, हर चीज़ फ्री है। लेकिन लोगों को क्योंकि अवेयरनेस नहीं कि हम जाएंगे तो हमारे पैसे लगेंगे। गवर्नमेंट में फ्री पर्ची है। अगर आप सेमी गवर्नमेंट देखें, जैसे कि शेख जायद हॉस्पिटल है, वहाँ पे 50 रुपए की पर्ची है। ठीक है। तो उसमें सारा आपका चेकअप है, टेस्ट सारे अंदर से हैं। और जो आपने बात की कि फैमिली से सारा कुछ चलता है, तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये वही मेरी बात कि अवेयरनेस की बात है कि उस ज़माने में डाइट और थी, पेशेंट्स की अपनी हेल्थ होती, अगर मैं ये देखूँ हमारे गायनी में, तो अब सिजेरियन रेट की भी रेशो किस तरह से बढ़ गई है पेशेंट रिक्वेस्ट पे। पेशेंट वो पेन्स बर्दाश्त ही नहीं करती, वो कहती हैं कि हमारा सिजेरियन आप कर दें। लाइक इतना थ्रेशोल्ड कम हो चुका है इवन पेशेंट की तरफ से भी। तो ये टोटल ही वो वाली चीज़ हम नहीं कह सकते जो
ओल्ड एजेस में हुआ करती थी कि अगर मदर इन लॉज वगैरह या कोई और कह रहे हैं कि हमने बच्चे पैदा किए थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मिथ है। अभी भी कहते हैं डॉक्टर साहिबा, अभी भी आप आई एम श्योर आपको पता है, आप देखती हैं पेशेंट्स आते हैं कि जिस तरह से अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड होते हैं डॉक्टर्स की तरफ से आफ्टर एवरी 2 और 3 मंथ्स, या जब डॉक्टर को लगता है कि अब ज़रूरत है, लेकिन उस पर भी तनकीद की जाती है ना फैमिली की जानिब से कि नहीं भाई हमारे दौर में तो क्योंकि भाई आपके दौर में तो ये फैसिलिटी थी नहीं, तो कैसे होगी। तो उस पर यही कहा जाता है फैमिली की तरफ से, मियाँ की तरफ से, सास की तरफ से कि नहीं आप क्यों अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो बिलावजह की जो रेज हैं ये तो बच्चे के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं, बड़ी डैमेजिंग है। ये मिथ हमारे यहाँ एक बनी हुई है, क्या कहेंगी आप इस पर? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अल्ट्रासाउंड की रेस से बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक। एक्सरे से होता है, वो भी अगर सीवियर कंडीशन हो तो हम लेड शील्ड यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड, तो मैं यही कहूँगी अपने सारे पेशेंट से भी यही कहती हूँ कि आप जैसे ही आपको पता चला है कि यू हैव कंसीव्ड अ बेबी, आप फ़ौरन अल्ट्रासाउंड कराएं। उसकी रीज़न क्या है कि वो उनका फीटस जो है, आपको कैसे पता कि दिस इज़ इंट्रा यूट्राइन, इट कैन बी इन द फेलोपियन ट्यूब। उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Exactly. और वो एक बहुत सीवियर कंडीशन है कि अगर उसमें रप्चर हो जाए तो आप सीधा एंड अप हो जाते हो लेप्रोटमी में, और वो पेशेंट की जिंदगी मौत माँ की जान खतरे में आ सकती है। एग्जैक्टली। अक्सर पेरिफ्रीज में यही कहा जाता है कि अभी तो हमल हुआ था और पेशेंट की डेथ हो गई ब्लीडिंग हो के। वो किस तरह से हुई? क्योंकि आपने टाइमली स्कैन नहीं करवाया, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, और वो आप जिसको समझ रहे थे कि वो यूट्रस में है, वो तो ट्यूब में थी प्रेगनेंसी। तो ये एक बहुत सीवियर कंडीशन है और ये हमारे पेशेंट्स को समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, प्रेगनेंसी होते ही फोलिक एसिड शुरू करें। नंबर 2, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, इवन वीक लाइन भी आई है आपकी यूपीटी पे, तो आप उसका स्कैन करवाओ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन खवातीन की टॉपिक जो प्रेगनेंसी होती है या ट्यूब बर्स्ट हो जाती है, उनके लिए दोबारा कंसीव करना मुश्किल होता है? चांसेस देखें, अगर ट्यूब आपकी कंजर्व्ड है, उसकी 2 ट्रीटमेंट होती है। या तो आप मेडिकली मीथोट्रेक्सेट एक मेडिकेशन है, वो आप दे के उसको टर्मिनेट करा सकते हो कि आप ऑपरेट की तरफ जाओ ही ना। इट डिपेंड्स ना कि उसका साइज कितना है फीटस का, या तो आप उससे टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर अगर ऑपरेट में एंड होती है तो आप कोशिश करते हो कि हम ट्यूब पेशेंट की कंजर्व कर सकें। अगर कंजर्व नहीं होती तो एक ट्यूब हैज़ बीन रिमूव्ड बट अदर वन इज़ देयर ना, तो पेशेंट उससे भी कंसीव कर सकता है। तो ये भी एक मिथ है कि अगर किसी की एक्टोपिक की वजह से जो है वो साल्पिंजेक्टमी हो गई है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं उनका रुझान बहुत हद तक, जैसा कि आपने भी अपनी गुफ्तगू में इशारा किया कि अब कम हो चुका है। जो बच्चियाँ आती हैं या जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं वो आती हैं, उनकी तरफ से ये डिमांड की जाती है कि वो सी सेक्शन करवाएं। इसकी रीज़न आप क्या समझती हैं कि क्यों हमारे यहाँ इसकी जो शरह है, परसेंटेज, वो इतनी इंक्रीज़ हुई है? अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि पेशेंट्स जो अब यंग गर्ल्स हैं उनका थ्रेशोल्ड बहुत लो है टुवर्ड्स द पेन। प्रेगनेंसी में उस तरह से डाइट नहीं रखी। प्रेगनेंसी में अगर आप देखें अब्रॉड में तो वो लमाज क्लासेस होती हैं, उसमें ये होता है कि पेशेंट को पहले ही काउंसल किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में इस तरह से पेन होगी, आपने किस तरह से पुश करना है, किस तरह से आपने उसको लेके कंटिन्यू करना है, लेबर का कितने आवर्स का होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि लेबर काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है। ऑब्वियसली कि उस टाइम पेशेंट थोड़ी सी पेन को बियर नहीं कर पाता क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं है। अब एक न्यू चीज़ आई है कि एपिड्यूरल से काफ़ी अर्सा हो गया उसको पाकिस्तान में अब ज़रा बात होना शुरू हुई है। एपिड्यूरल से ये होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो रही होती है लेकिन आपकी पेन स्टॉप हो जाती हैं। पेन्स की परसेप्शन एक्चुअली स्टॉप हो जाती है, पेन्स कंटिन्यूस आ रही होती हैं लेकिन पेशेंट परसीव नहीं करता। लेकिन उसमें भी अब एक मिथ क्या है कि लोग कहते हैं कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी, मसला सारी जिंदगी के लिए हमारी कमर में दर्द रहेगा डॉक्टर साहिबा, बाद में कोई मसला हो, क्योंकि ऑब्वियसली एनी प्रोसीजर दैट हैज बीन टेकन उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एपिड्यूरल की क्या हकीकत है डॉक्टर साहिबा? कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ की होती है। इवन अगर आप एक आईवी इंजेक्शन लगवाते हो ना, उस इंजेक्शन का जो रिएक्शन हो सकता है, सिरिंज है ना, उसका भी रिएक्शन हो सकता है, आईवी लाइन का रिएक्शन हो सकता है, ड्रिप सेट का रिएक्शन हो सकता है। खाना आप खाते हैं उससे भी तो आपको बिल्कुल स्टमक अपसेट सम टाइम हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते क्या इसका साइड इफेक्ट क्या है एपिड्यूरल का? एपिड्यूरल के साइड इफेक्ट्स में ब्लरिंग ऑफ वीएन हो सकती है, क्योंकि आप देखिए आप नर्व्स को वक्ती तौर पे भी हो जाती है। वैसे मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग में देखा नहीं है किसी को भी एपिड्यूरल, क्योंकि शेख जायद अगर एक्सपर्ट लगा रहे हैं, बिल्कुल शेख जायद में, क्योंकि वो लगाते ही एनेस्थेटिक है। ठीक है, वो गायनेकोलॉजी से कोई और नहीं लगाएगा, वो एनेस्थेटिक्स ही लगाते हैं जो नॉर्मली भी आपकी प्रेगनेंसी में आपको बेहोश करते हैं, सिजेरियन में सारा कुछ।
वही लगाते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट ऑब्वियसली वी हैव टू एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट। लेकिन पेशेंट्स वही उस साइड इफेक्ट से इतना डर जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं हम सिजेरियन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इसकी तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम क्या वजह है कि जो ख़वातीन हैं वो पोस्टमार्टम या आफ्टर चाइल्ड बर्थ लाइफ टाइम के लिए कमर के दर्द का शिकार हो जाती हैं? हमारे यहाँ लाइफस्टाइल भी कुछ इस तरीके से है, खाने पीने का भी शायद अब वो वाली ग़िज़ाएँ नहीं रही, लेकिन हम देखते हैं कि जो ख़वातीन है, एपिड्यूरल की तो बात अब होना शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले अगर हम अपनी माँओं की भी बात करें तो यही कि भाई चाइल्ड बर्थ के बाद जो कमर का दर्द है वो फिर नहीं गया, इसके क्या रीज़न्स हैं? अब हमारा आप देखिए ह्यूमन नेचर है कि कंटिन्यूस 9 मंथ अगर किसी ने मेडिकेशंस ली हैं तो उसके बाद वो कहेगी अब तो बेबी हो गया है, बेबी के लिए तो मदर छुट्टी हो गई, बिल्कुल बेबी के लिए फिर भी मदर ले लेगी, लेकिन अपने लिए वो नहीं लेगी, अपनी हेल्थ के लिए नहीं लेगी। जब वो टॉनिक्स नहीं लेगी, आयरन कैल्शियम नहीं लेगी, अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव नहीं रखेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना वेट लूज नहीं करेगी, वेट गेन हो जाएगा, तो वो भी एक फैक्टर है। ठीक कि आपकी जो है वो कमर दर्द और उसमें जाएगी, वो टोटली पेशेंट्स में ये मिथ है कि जी सिजेरियन हुआ था, कमर में टीका लगा था, उसकी वजह से हमारी दर्द नहीं जाती। ठीक डॉक्टर साहब, कितना वेट गेन हेल्दी वेट गेन में आता है? वेट गेन ये है कि अब मैं तो यही कहूँगी कि प्रेगनेंसी के बाद आप अपने पुराने लेवल पे आओ, जो प्री प्रेगनेंसी आपका वेट था आप उसी लेवल पे दोबारा आओ। ये नहीं कि प्रेगनेंसी हो गई तो ये कहीं पे भी नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल होगी, ऑब्वियसली उसकी बॉडी में चेंजेस होंगी, ऐसा नहीं आप कह सकते कि बॉडी में कोई चेंज नहीं होगी, बॉडी में चेंजेस आएंगी, लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्री प्रेगनेंसी जो आपका लेवल था आप उसी को अटेन करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब बताएगा कि नॉर्मल एंड सी सेक्शंस जो दोनों मदर्स हैं कितने अरसे के बाद दे कैन कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज स्टार्ट करना या डिफरेंट हर एक की हिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंगली ही रिकमेंड किया जाता है? नॉर्मल डिलीवरी में तो आप फ़ौरन शुरू कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर 40 डेज के रेस्ट के बाद आप बिल्कुल 40 डेज के बाद आप अपने इवन 40 डेज में भी आप उठ के अपने और बेबी के छोटे मोटे काम कर सकते हो। सिजेरियन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी 1 माह 40 डेज के बाद आप हल्के फुल्के काम कर लो, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह हम थोड़ा पेशेंट को मना करते हैं। अराउंड अबाउट 6 मंथ्स के बाद जो है वो स्टार्ट कर ले, हल्की वगैरह एक्सरसाइज लाइक योगा कर ले या कुछ माइनर सी एक्सरसाइज कर ले, कार्डियो वगैरह लाइट सी कर ले। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी जो ख़वातीन आपको देख रही हैं जो माँ बनने वाली हैं, और मर्दों को भी ज़रूर मैसेज दीजिएगा जो बाप बनने वाले हैं? अच्छा, मेरी तरफ से सबको यही मैसेज है कि प्रेगनेंसी को लाइट ना लें। लाइक प्रेगनेंसी एक आप ऐसे ही लें कि जैसे प्रेगनेंसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड एक चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, आपके ऊपर अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी डाली है कि एक जान आपके अंदर पल रही है। इवन हस्बैंड का बहुत रोल है इमोशनली फिजिकली भी पेशेंट के साथ, अपनी फीमेल के साथ, कि आपका बेबी शी इज़ कैरिंग योर बेबी। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात को आपके आगे भी बढ़ाना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है, जैसे वेस्ट में होता है ना, तो बड़े इम्प्रेस है ना गोरा सिस्टम से, और सारा कुछ हमने खाना पीना रहन सहन हमने उनके तर्ज का ही कर लिया है। तो ये जो मर्द हजरात भी बाप बनने वाले हैं ना, उनको लेबर वार्ड में होना चाहिए, जो कि बड़े हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी मौजूद है कि वहाँ पर LDRs मौजूद है, वहाँ पर बाप देखता है उस पूरे प्रोसीजर को, उस तकलीफ को देखता है जिस मरहले से औरत गुजरती है। लेकिन यूजली आम तौर पर तो बड़ी बेशर्मी समझा जाता है कि अगर बाप वहाँ पर मौजूद हो या मर्द का वहाँ पर आना, अगर वो आए तो मेरे ख्याल से वो माँ की, अपनी बीवी की शायद कदर कर सकें बाद में। बिल्कुल, और उससे जो है ना वो रेट भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली। लाइक पेशेंट्स आते हैं वो अपने प्रेगनेंसी को स्टॉप ही नहीं करवाते, BTL नहीं करवाते। एक तो कुछ इस्लामिक रीजंस की वजह से भी लोग कहते हैं कि नहीं अलाउड, कुछ ये कहते हैं कि हमें और चाहिए बच्चे 5, 6, 7, लाइक दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। इवन सिजेरियंस प्रीवियस 4 हो जाती हैं, प्रीवियस 5 की जो कंडीशन है या जो हेल्थ है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज पे, दे डू नॉट केयर फॉर दैट, उनको उसकी परवाह नहीं होती जो लोअर मिडिल क्लास है। लेकिन ऑब्वियसली हस्बैंड्स को ये दिखाना चाहिए, हस्बैंड को सारी अवेयरनेस होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ताकि उनको भी फर्दर पता हो कि ये दिस इज़ वेरी पेनफुल, और वो पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद भी अपने फीमेल की उस लिहाज से केयर करें। ये ना समझें कि बेबी हो गया है तो सब कुछ है। बाकी पेशेंट्स को यही है कि अवेयरनेस अपनी लें। यूट्यूब पे एवरीथिंग इज़ देयर, गूगल पे एवरीथिंग इज़ देयर, आप देखें, आप सर्च करें अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड और अपने डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।